Hello friends, this is Sar Kashyap and welcome back to Perchim. I hope you all are well and मैं आशा करता हूँ कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप 100% एफर्ट्स दे रहे हैं एंड उसमें आप सक्सीड होंगे। आज के हमारी इकोनॉमिक टेस्ट सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी पे बेस्ड एमसीक्यूज को। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज के सेशन को। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, so you all are welcome to Percham app. There we have created a comprehensive general awareness course in which we cover static GK, polity, history, geography, economics as well as science. So जो भी बच्चे, जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, वो Percham ऐप पे जाकर इस कोर्स को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन था, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी जो मौद्रिक नीति समिति होती है उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। चार ऑप्शन हैं आपके पास। ऑप्शन ए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, बी फाइनेंस सेक्रेटरी, सी आरबीआई गवर्नर एंड डी प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर। सो इसका सही आंसर है आरबीआई गवर्नर एंड प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर कौन है, श्री शक्तिकांता दास। सो एक इजी सा क्वेश्चन था एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका जो कमेंट पे आंसर बताया था वो बिल्कुल सही था। स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। अब क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी, तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि फिस्कल पॉलिसी बनाता कौन है। तो फिस्कल पॉलिसी बनाता कौन है उसी पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी प्लानिंग कमीशन, सी फाइनेंस मिनिस्ट्री, डी सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो फिस्कल पॉलिसी इंडिया में किसके द्वारा तैयार की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जहां तक बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो वो क्या फॉर्मुलेट करता है, वो फॉर्मुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी, बट फिस्कल पॉलिसी इज बीइंग फॉर्मुलेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। अभी जो फिस्कल पॉलिसी है ये होती क्या है। सो फिस्कल पॉलिसी इज द सेट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज एंड अदर फाइनेंशियल ऑपरेशंस, यानी गवर्नमेंट के ऐसे डिसीजंस जो कि टैक्स के रिगार्ड में हो, एक्सपेंडिचर के रिगार्ड में हो, सब्सिडीज के रिगार्ड में हो, रेवेन्यू के रिगार्ड में हो, तो इन सभी डिसीजंस को आप कहोगे फिस्कल पॉलिसी का पार्ट। एंड फिस्कल पॉलिसी बनाता कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये सारी चीजें क्लियर है। Question number 2. Which of the following is true about the annual budget prepared by the government of India? So जो annual budget भारत सरकार हर साल लाती है उसके रिगार्ड में इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ सही है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ द मनी सेविंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, बी इट इज अ पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सी इट इज अ पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, डी इट इज अ पार्ट ऑफ द कमर्शियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अभी अभी हमने ये समझा था कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, तो वहां ये आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा लोगे, उसी स्टेटमेंट में अगर आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा लोगे तो इसका आंसर आपसे बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इट इज अ पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ना कि फिस्कल पॉलिसी क्या है, इट इज अ सेट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडीज। सो जब भी सरकार बजट लाती है तो उस बजट में भारत सरकार क्या बताती है कि वो कितना टैक्स लगाने वाली है, कि वो कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि बजट किसका पार्ट है, फिस्कल पॉलिसी का। समझ आ रही है कि नहीं बात आपको। इन्हीं सब कारणों से फिस्कल पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। अभी जो हमारा बजट होता है ना, वो मेनली दो इश्यूज से डील करता है। पहला, द आइटम ऑन विच द गवर्नमेंट शुड स्पेंड, यानी कि सरकार को किन चीजों में खर्च करना चाहिए, किन चीजों में अपना पैसा लगाना चाहिए। सेकंड, हाउ द गवर्नमेंट शुड रेज रिसोर्सेज टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर। अब ये तो डिसाइड कर लिया भैया कि सरकार पैसा कहां खर्च करेगी, बट ये पैसा आएगा कहां से। सो सेकंड पार्ट जो होता है बजट का, वो हमें ये बताता है कि पैसा आएगा कहां से। एंड ये जो बजट है ना, इट इज द प्राइमरी टूल यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट इट्स फिस्कल पॉलिसी। सो बजट जो होता है प्राइमरी टूल होता है फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के रिगार्ड में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन्हें देखना है। पहला, इट डील्स विद द चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई, यानी जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई में जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी बात करता है। सेकंड, इट डील्स विद द चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेट्स, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट कहां खर्च कर रही है, गवर्नमेंट कितना टैक्स लगा रही है, इन सब चीजों से डील करता है। सो कौन सा स्टेटमेंट यहां सही है।
ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2, डी नीदर 1 नॉर 2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई से तो डील ही नहीं करता। इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई से कौन डील करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। वेरी गुड, अगर आपको ये आंसर बन गया, अगर आपके माइंड में मॉनेटरी पॉलिसी आ गई थी, इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे से मॉनेटरी पॉलिसी को आपने पढ़ा है, एंड देयरफॉर यू आर एबल टू गेस कि इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई से कौन डील करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी डील नहीं करती, ठीक है। एंड ये फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बीच डिफरेंस है जो आपको समझ आना चाहिए। जैसे कि फिस्कल पॉलिसी डील करेगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेट से, वहीं मॉनेटरी पॉलिसी डील करेगी इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई से। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कौन सेट करेगी? सेंट्रल बैंक। फिस्कल पॉलिसी में कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, बट मॉनेटरी पॉलिसी में टारगेट क्या होता है? इन्फ्लेशन। क्या टारगेट होता है कि 2 से 6% के बीच हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है ना। फिस्कल पॉलिसी का कोई फिस्कल पॉलिसी जो होती है उसका साइड इफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट की बजट एंड गवर्नमेंट की बोरोइंग पर, बट मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट पड़ता है एक्सचेंज रेट पे एंड हाउसिंग मार्केट्स पे। फिस्कल पॉलिसी जो होती है उसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशन देखने को मिलता है, बट मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है मोस्टली जो है पॉलिटिकल प्रोसेस से इंडिपेंडेंट होती है। आ रही है बात आपको समझ की नहीं? जैसे समझ लो कि इलेक्शंस होने वाले हैं, एंड अगर सरकार जो है, सरकार को ऐसा लगता है कि जो एम्प्लॉय लोग हैं, जो सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं, वो प्रेजेंट गवर्नमेंट से नाखुश है, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ लोगों को परसुएड करने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए वो क्या कर सकती है कि जो इनकम टैक्स है सर्विस वाले लोगों के ऊपर जो लग रहा है उसको कम कर दे, है ना। तो फिस्कल पॉलिसी में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशन देखने को मिल सकता है, बट मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड, यानी कि महंगाई के समय, मुद्रास्फीति के समय टैक्स रेट हमें क्या करने चाहिए? ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन कांस्टेंट, डी फ्लक्चुएट। तो इसका आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंक्रीज। इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा है। अगर हम टैक्स रेट्स बढ़ा देंगे तो होगा क्या कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इसीलिए इन्फ्लेशन के समय टैक्स रेट्स बढ़ा देने चाहिए, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है? तो देखो, बजट से रिलेटेड 3 फंड्स होते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एंड तीसरा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो यहां पूछा जा रहा है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि की बात कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में की गई है? ऑप्शन है आर्टिकल 223, बी आर्टिकल 224, सी 225 एंड डी 266। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 266। हालांकि ये क्वाइट फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही फैक्चुअल है, बट कुछ चीजें आपको याद रखने की जरूरत रहती हैं, और उन्हीं में से एक ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में की जाती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि बजट से रिलेटेड 3 फंड्स होते हैं, उन्हीं तीनों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसकी बात है आर्टिकल 266 में। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, यानी कि आर्टिकल 266 में दोनों की बात कर दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की भी एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की भी, ठीक है। एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसकी बात की गई है आर्टिकल 267 में। अब हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ये होता क्या है? It is a fund to which all receipts are credited and all payments are debited। यानी कि एक ऐसा फंड होता है जहां सारे पैसे को क्रेडिट किया जाता है एंड जहां से सारे पैसे कटते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड में पैसे कहां से आते हैं? जितना भी रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। जितना भी भारत सरकार लोन लेती है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। एंड जितना भी मनी गवर्नमेंट जो है रिसीव करती है इन द फॉर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स, वो भी सारा कहां जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। सो ये 3 चीज मिलकर बनाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो, अगर समझ लो इंडिया लोन दे रहा है श्रीलंका को, एंड श्रीलंका उस लोन को कभी ना कभी तो पे बैक करेगा ना, तो जब वो पे बैक करेगा तो वो पैसा कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। यही बात की जा रही है थर्ड पॉइंट में, ठीक है। एंड ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, इस फंड से जितनी भी लीगली ऑथोराइज्ड पेमेंट्स होती हैं
ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सब की जाती हैं, ठीक है। बट इस फंड से पैसा जो है सरकार अपनी मनमर्जी से नहीं निकाल सकती, वो पैसा तभी निकाल पाएगी जब पार्लियामेंट अप्रूवल देगा। एंड ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 114 में। आर्टिकल 114 क्या बोलता है? नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड, अप्रोप्रिएटेड मतलब इशूड और ड्रोन एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद अ पार्लियामेंट्री लॉ। सो जब तक पार्लियामेंट ऑथोराइज नहीं करेगी तब तक इस फंड से 1 रुपया नहीं निकाला जा सकता, ठीक है ना। सो ये हम बोल सकते हैं चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करके रखा गया है कि ऐसा नहीं है कि सरकार पे हो आप, पावर में हो आप, तो कितना भी फंड आप निकाल लो, आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। प्राइम मिनिस्टर क्या है? एग्जीक्यूटिव है। गवर्नमेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव है। बट इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, है ना, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है? डेमोक्रेसी है। एंड डेमोक्रेसी किसके लिए होती है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। आ रही है बात समझ की नहीं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन्हें देखना है। पहला, द टर्म बजट इज मेंशन ओनली वंस इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बजट टर्म को कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक बार मेंशन किया गया है। सेकंड, बजट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो बजट जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करता है, जो कि वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। सो कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ सही हैं? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 नॉर 2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि बजट वर्ड का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं किया गया है। एंड दूसरा गलत है क्योंकि बजट को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सो ये सारे फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए आपको। ये बजट से रिलेटेड कुछ चीजें दी हुई हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि बजट जो है वो आया है ओल्ड फ्रेंच वर्ड बुगेट से, जिसका मतलब होता है स्मॉल लेदर पर्स। बजट वर्ड को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। एंड जो क्लोजेस्ट टर्म रिलेटेड टू बजट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका मेंशन किया गया है आर्टिकल 112 में। एंड बजट को प्रिपेयर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। सो जो जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी परिषद होती है, उसकी पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, बी फाइनेंस मिनिस्टर, सी फाइनेंस सेक्रेटरी, डी होम मिनिस्टर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फाइनेंस मिनिस्टर। सो जीएसटी काउंसिल का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि निर्मला सीतारमन इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब यहाँ जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे कि जीएसटी काउंसिल की बात होती है आर्टिकल 279 ए में। आर्टिकल 279 ए में लिखा है जीएसटी काउंसिल टू बी फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न जीएसटी, यानी जीएसटी काउंसिल फॉर्म कौन करता है? प्रेसिडेंट। इसकी चेयरमैन होती है फाइनेंस मिनिस्टर। एंड फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इसके मेंबर्स कौन होते हैं? ऐसे मिनिस्टर्स जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगे। एंड जीएसटी काउंसिल में 1/3 वोटिंग पावर सेंटर के पास होती है, एंड बाकी जो स्टेट्स हैं उनके पास 2/3 वोटिंग पावर होती है। एंड जीएसटी काउंसिल में जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे लिए जाते हैं 3/4 मेजोरिटी से। तो ये सारे फैक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, the authorization for the withdrawal of funds from the consolidated fund of India must come from, यानी कि जो भारत की संचित निधि है उनसे निधियों की निकासी के लिए प्राधिकरण निम्नलिखित से प्राप्त होना चाहिए। अब हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो किसका अप्रूवल चाहिए, किसका ऑथराइजेशन चाहिए? अभी अभी हमने पढ़ा था। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं तो पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड ये चीज लिखी हुई है आर्टिकल 114 में। हमने डिस्कस कर लिया था ये वाली आर्टिकल को, है ना। सो ये चीज तो हमने डिस्कस कर ली है कि आर्टिकल 114 में लिखा हुआ है कि नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद अ पार्लियामेंट्री लॉ। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following is responsible for the preparation and presentation of union budget to the parliament? So फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है यूनियन बजट प्रिपेयर करने के लिए, ये पूछ रहा है बेसिकली। ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, बी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स,
सी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एंड उन डिपार्टमेंट्स में से एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बजट के प्रिपरेशन के लिए एंड उसके प्रेजेंटेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, IGST is distributed between central and state government as per the formula of। जो IGST होती है यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बांटा जाता है? ए यूनियन फाइनेंस कमीशन, बी स्टेट फाइनेंस कमीशन, सी जीएसटी काउंसिल, डी नीति आयोग। सो अब आपको ये बताना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जीएसटी काउंसिल। सो जीएसटी काउंसिल जो भी फॉर्मूला देती है उसके अकॉर्डिंग IGST को सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, जीएसटी में जीएसटी तीन तरीके की होती है, एक है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा है स्टेट जीएसटी एंड तीसरा है IGST। सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, GSTIN इज अ डैश डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर। GSTIN मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो इस नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं? जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड में कितने डिजिट्स हैं? 12 डिजिट्स। सो जीएसटी नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 15, डी 20। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 15। ठीक है, अब यहाँ GSTIN से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस चीजें दी हुई हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे GSTIN का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको इशू कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि GSTIN इशू कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। एंड इसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 15 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, पहले 2 डिजिट बताते हैं आपका स्टेट, फिर आप बाकी जो नेक्स्ट 10 डिजिट्स होते हैं वो आपका पैन नंबर होता है, एंड जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो तो कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। आ रही है बात समझ आपको? क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is not a component of capital receipt? Option A, market borrowings including special bonds, B, external loans raised by the central governments from abroad, C, receipts from taxes on property and capital transactions, and D, provident fund। So capital receipt का क्या एक component नहीं है? तो देखो पहली बात तो ये आप क्लियर कर लो कि जो गवर्नमेंट के पास रिसीप्ट्स होते हैं यानी गवर्नमेंट के पास जो पैसे जाते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट एंड दूसरा होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड यहाँ पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से क्या एक कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, यानी कि इन चारों में से कोई एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, उसको आपको फाउंड आउट करना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिसीप्ट फ्रॉम टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शंस। यानी जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है एंड ये जो पैसों के लेन देन में जो टैक्स लगता है उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट में गिनेंगे, ना कि कैपिटल रिसिप्ट में। ठीक है, लेकिन अगर सरकार जो है पैसा लोन ले रही है मार्केट से तो वो आएगा कैपिटल रिसिप्ट में। अगर सरकार बाहर से पैसा लोन ले रही है तो वो भी आएगा कैपिटल रिसिप्ट में। प्रोविडेंट फंड से पैसा ले रही है तो वो भी आएगा कैपिटल रिसिप्ट में। लेकिन प्रॉपर्टीज पे टैक्स लगा के पैसा कमा रही है तो वो तो रेवेन्यू हुई ना। बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत बजट के बारे में दिया हुआ है कि बजट होता क्या है। बेसिकली बजट इज द एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर। यहां इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सपेक्टेड, यानी कि हमें पक्का नहीं पता कि कितनी इनकम होगी, हम कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, बट हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इतना कमाएंगे और हम इतना एक्सपेंडिचर करेंगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू पार्ट और दूसरा होता है कैपिटल पार्ट। सो बजट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। बात करें कैपिटल बजट की तो हर एक बजट के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है रिसीप्ट और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। यानी कि पहले तो आपको कमाना पड़ेगा ना, फिर ही आप खर्च कर पाओगे। तो रिसीप्ट पार्ट में आपको ये पता चलता है कि आप पैसे कहां से कमा रहे हो, एंड एक्सपेंडिचर पार्ट में आपको ये पता चलता है कि आप उन पैसों को कहां खर्च कर रहे हो। तो कैपिटल रिसीप्ट्स के अंदर आते हैं डेब्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी कि जो भी हम लोन ले रहे हैं, चाहे इंटरनली ले रहे हो या एक्सटर्नली ले रहे हो, तो वो आएगा कैपिटल रिसीप्ट्स के अंदर। एंड जो नॉन डेब्ट पार्ट होता है कैपिटल रिसीप्ट का, उसके अंदर हम बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। यानी सरकार अपनी कोई कंपनी बेचकर कुछ पैसा कमा रही है
तो वो भी कैपिटल रिसीप्ट पे आएगा, लेकिन वो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ हम लोन नहीं ले रहे हैं, हम अपने ही असेट्स को बेच के पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, कमा क्या रहे हैं, मतलब हम अपनी असेट्स को मोनेटाइज कर रहे हैं। ठीक है, एंड जो भी लोन्स रिकवर हो रहे हैं वो भी नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट में ही आएंगे। जैसा कि मैंने आपको श्रीलंका का एग्जांपल दिया था, श्रीलंका अगर हमसे लोन लेता है और लोन वापस पे बैक करता है, तो वो जो पैसे आ रहे हैं वो कैपिटल रिसीप्ट में गिने जाएंगे। चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? ठीक है, अब यहाँ थोड़ा बहुत कैपिटल रिसीप्ट को डिटेल में समझाया गया है। जैसे डेप्ट दो तरीके के थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? आरबीआई से लोन ले सकती है सरकार, मार्केट से लोन ले सकती है, स्मॉल सेविंग्स बैंक से लोन ले सकती है, प्रोविडेंट फंड से लोन ले सकती है। आ रही है बात समझ आपको? अगर हम एक्सटर्नल डेप्ट की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज से सरकार लोन ले सकती है। जैसे कि बुलेट ट्रेन बनाने के लिए सरकार ने लोन कहाँ से लिया है? जापान से ना। सो वो कहाँ आएगा? कैपिटल रिसीप्ट के अंदर उसको गिना जाएगा, एंड दैट टू इन दी एक्सटर्नल डेप्ट पार्ट। अगर हम किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स से लोन ले रहे हैं तो ये भी एक्सटर्नल डेप्ट में आएगा। अब चलिए समझते हैं नॉन डेप्ट पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीप्ट। इसमें आ जाएगा लोन प्रिंसिपल रिकवर्ड, यानी कि जो आप लोन देते हो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा होता है इंटरेस्ट, है ना। सो जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर जब हो रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम कैपिटल रिसीप्ट में गिनेंगे। बट उस लोन पे जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है, इंटरेस्ट तो हमारी कमाई हुई ना, तो उसको हम कैपिटल रिसीप्ट में नहीं गिनेंगे, उसको हम गिनेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट पे। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हम गिनेंगे कैपिटल रिसीप्ट में। सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि यूनियन गवर्नमेंट वुड हैव गिवन लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन कंट्रीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज एक्सेट्रा। सो व्हेन दे रिटर्न प्रिंसिपल अमाउंट बैक, दैट इज काउंटेड हियर। सो जब वो प्रिंसिपल अमाउंट को वापस पे करते हैं तो वो गिना जाता है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट में, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसको हम गिनते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट में, क्योंकि वो सरकार की कमाई कहलाती है। ठीक है, नॉन डेप्ट के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट भी आ जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इट इज द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट एम्ड एट सेलिंग और लिक्विडेटिंग इट्स शेयर होल्डिंग इन अ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओन्ड बाय गवर्नमेंट। जब कभी सरकार अपनी किसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में अपने शेयर्स को कम कर रही है, अपने स्टेक को कम कर रही है और उससे कुछ पैसा निकाल रही है, तो उसको हम बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। एंड ये जो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आता है वो क्या करता है? पब्लिक डेप्ट को जो पैसा आता है वो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो को कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सरप्लस बजट कैन बी रिकमेंडेड ड्यूरिंग। किस समय के दौरान अधिशेष बजट की सिफारिश की जा सकती है? यानी कि कैसे सिचुएशंस में सरप्लस बजट रिकमेंड किया जाता है? ऑप्शन ए डिप्रेशन, बी बूम, सी वॉर, डी फेमाइंस। सो किन सिचुएशन में सरप्लस बजट रिकमेंड किया जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बूम, क्योंकि जो बाकी ऑप्शंस हैं जैसे कि डिप्रेशन, वॉर, फेमाइन, इन सब सिचुएशंस में तो इकोनॉमी जो है बहुत गड्ढे पे चली जाएगी ना, इकोनॉमी अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर रही होगी, तो सरप्लस बजट ला के भी क्या करोगे, और सरप्लस बजट लाओगे कहां से? लेकिन बूम के टाइम जब इकोनॉमी एकदम अच्छे से ग्रो कर रही है, एकदम ट्रेजेक्ट्री पे हो, है ना, बहुत स्पीड से बढ़ रही हो, तब आप सरप्लस बजट ला सकते हो, है ना। बट डिप्रेशन, वॉर, फेमाइंस के टाइम तो आपके पास बजट डेफिसिट होगा, तो सरप्लस बजट की तो आप सोच भी नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनियन बजट 2022। सो इस साल के बजट के ऊपर क्वेश्चन है ये। पहला स्टेटमेंट, नो चेंज टू कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स, यानी कि इस साल के बजट ने कोई चेंज नहीं किया है कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स रेट्स पे। दूसरा स्टेटमेंट, taxpayers now have a 2-year window to correct errors and file a revised income tax return for the relevant assessment year। यानी कि जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने कोई एरर कर दी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, ठीक है, तो उनके पास 2 साल का टाइम रहेगा उस एरर को सही करने के लिए। अब कौन से स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। The correct answer is option C, both 1 and 2, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। इस साल के बजट पे सरकार ने किसी तरीके का चेंज नहीं लाया है, ना तो इनकम टैक्स पे और ना ही कॉर्पोरेट टैक्स पे। एंड टैक्स पेयर्स को 2 ईयर की विंडो दी है कि अगर उनके इनकम टैक्स रिटर्न में कोई एरर हुआ है तो 2 साल का समय है आपके पास, उसको आप सही कर लो। क्वेश्चन नंबर 15, which ministry decides the norms for giving Ratna status to government companies?
तो जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है ना, उनको रत्न स्टेटस दिया जाता है। रत्न मतलब जेम का स्टेटस दिया जाता है कुछ कुछ कंपनीज को जो बहुत ही अच्छी होती है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ये डिसाइड करती है कि रत्न स्टेटस कंपनीज को दिया जाएगा? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, सी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, and D Ministry of Human Resource Development. The correct answer is option B, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. This is the ministry which is responsible for deciding the norms for giving Ratna status to government companies. ये रत्न कंपनीज होती क्या है? रत्न कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है उनके डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल उनमें कम होता है। एंड ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस होती है वो नॉर्म्स को डिसाइड करती है रत्न स्टेटस देने के लिए। रत्न स्टेटस 3 तरह के हैं, एक है मिनी रत्न, दूसरा है नवरत्न एंड तीसरा है महारत्न। सो सबसे अच्छी होती है महारत्न वाली कंपनीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन नेक्स्ट 3 years? वंदे भारत ट्रेन्स की बात इस साल के बजट में की गई थी। ये पूछा जा रहा है कि अगले 3 सालों में सरकार कितनी वंदे भारत ट्रेन्स मैन्युफैक्चर करने की सोच रही है, प्लानिंग कर रही है। ऑप्शन ए 100, बी 200, सी 300, डी 400। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 400। अब चलिए समझते हैं वंदे भारत ट्रेन्स को थोड़ा बहुत डिटेल में। ये है क्या? इट इज अ इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड एंड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन, यानी कि इन ट्रेन्स को इंडिया में डेवलप किया गया है। इनकी स्पीड सेमी हाई कही जाएगी एंड दे आर सेल्फ प्रोपेल्ड। सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब इनको इंजन की अलग से जरूरत नहीं होती, इनमें जो एनर्जी है वो एफिशिएंट वे में यूज होती है एंड पैसेंजर्स को अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। बजट 2022-23 में ये कहा गया है कि 400 वंदे भारत ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा आने वाले 3 सालों में। फिलहाल 2 ही वंदे भारत ट्रेन्स ऑपरेशनल है, एक नई दिल्ली से कटरा के बीच एंड दूसरी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is or are answerable under RTI Act 2005? So RTI Act यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है हमारा 2005 का, उसके अंदर कौन सी कंपनीज या फिर कौन सी अंडरटेकिंग्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं? ऑप्शन ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, बी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, सी गवर्नमेंट कंपनीज, डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों की तीनों जो हैं आंसरेबल हैं अंडर आरटीआई एक्ट 2005। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is not a part of the revenue received for the government of India? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो रिसीप्ट है बजट में वो 2 तरीके के हैं, एक है कैपिटल एंड दूसरा है रेवेन्यू रिसीप्ट, है ना। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से क्या एक रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं है? तो ऑप्शन ए द रिसीप्ट फ्रॉम कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट फ्रॉम इट्स डेप्टर्स, यानी जो डेप्टर्स को हमने लोन दिया हुआ था उस पे जो वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो। बी द रिसीप्ट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, सी द डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर यूनिट एंड डी द रिसीप्ट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सो इन चारों में से क्या एक रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं है? ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस कर ली है, सो इसका आंसर आपसे बनना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी द रिसीप्ट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसीप्ट, क्योंकि जो डिस इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीप्ट एंड नॉट द रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है, यहां थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगा सकते हो कि जब आप डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास जो चीज है आप उसको बेच रहे हो, है ना। तो आप अपनी चीज को बेच रहे हो तो उसमें थोड़ा कोई प्रॉफिट थोड़ी ना होगा, है ना। आप तो केवल अपने असेट्स को मोनेटाइज कर दो, तो वहां आप ये नहीं कहोगे कि वो मेरी रेवेन्यू रिसीप्ट है, वो क्या है, मेरी कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब ये थोड़ा रेवेन्यू बजट के रिगार्ड में कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे कि हर एक बजट के 2 पार्ट होते हैं, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर। हमने कैपिटल बजट में भी ये देखा था। सो रेवेन्यू बजट में भी रिसीप्ट होगा और एक्सपेंडिचर होगा। रिसीप्ट जो है रेवेन्यू बजट में 2 जगह से आते हैं, एक है टैक्स से और दूसरा है नॉन टैक्स से। टैक्स के अंदर होगा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम गिन लेंगे इनकम टैक्स को, कॉर्पोरेट टैक्स को, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम गिन लेंगे जीएसटी को एंड बाकी सारी चीजों को। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर कहाँ होता है रेवेन्यू बजट का, वो जाता है सब्सिडीज पे, सैलरीज पे, ग्रांट्स में और बहुत सारी चीजों में।
सो रेवेन्यू रिसीप्ट्स में दो पार्ट्स होते हैं, टैक्स पार्ट एंड नॉन टैक्स पार्ट, वो तो क्लियर है ना। अब टैक्स पार्ट को थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो टैक्स जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इंपोज होता है इनकम एंड प्रॉफिट्स के ऊपर, बट इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है 10 रुपए की चॉकलेट खरीदने गए, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। बट अगर आप 10 लाख रुपए महीने कमाते हो एंड उस कमाई के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस, बट इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं एंड कंज्यूमर्स। डायरेक्ट टैक्स डिपेंड होता है आपकी इनकम एंड प्रॉफिट के ऊपर, बट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सभी के लिए सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे थोड़ा एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप कमा रहे हो 10 लाख, तो हो सकता है आपके ऊपर टैक्स लगे 10%, बट अगर आप कमा रहे हो 10 करोड़, तो आपके ऊपर टैक्स लग सकता है 50% का। तो समझ आ रहा है ना कि आपकी इनकम और प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होगा डायरेक्ट टैक्स, बट इनडायरेक्ट टैक्स सभी के लिए सेम होगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो 1 रुपए कमा रहा हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए कमा रहा हो। डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफरेबल नहीं है, वो आप किसी और पर्सन को नहीं कह सकते कि मेरा डायरेक्ट टैक्स पे कर दो, बट इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांसफरेबल है। एंड डायरेक्ट टैक्स जो है, इसमें टैक्स इवेशन पॉसिबल है कि आप अपना इनकम टैक्स पे ना करो, आप अपनी इनकम ना दिखाओ, बट इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसमें टैक्स इवेशन पॉसिबल नहीं है। आपको समझ लो 5 रुपए की चिप्स खानी है, तो आप 5 रुपए की चिप्स जाके दुकान में खरीदोगे ना, अगर लेनी है तो लोगे ही। ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसमें से टैक्स के पैसे कम दो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेशन पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट टैक्स का नेचर प्रोग्रेसिव है, क्योंकि इसमें जो टैक्स होता है वो आपकी इनकम और प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स का जो नेचर है वो रिग्रेसिव है, क्योंकि इसमें सभी के लिए टैक्स बराबर होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। डायरेक्ट टैक्स में जो कलेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करना कन्वीनियंट है। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं इनकम टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं जीएसटी, एक्सरसाइज ड्यूटी, वैट। चीजें क्लियर हुई आपको? एंड रेवेन्यू रिसीप्ट का जो दूसरा पार्ट है नॉन टैक्स पार्ट, उसको देखते हैं। सो नॉन टैक्स पार्ट में आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन यूनियन लोन्स टू स्टेट्स, यानी कि जो भारत सरकार स्टेट्स को लोन दे रही होती है उनके ऊपर जो इंटरेस्ट स्टेट्स गवर्नमेंट अब भारत सरकार को देती है, वो नॉन टैक्स पार्ट में आएगा रेवेन्यू रिसीप्ट के। सेकेंड, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स रिसीव फ्रॉम आरबीआई। देखो आरबीआई क्या है, एक पब्लिक सेक्टर, आरबीआई जो है भारत सरकार की है। आरबीआई पे 100% स्टेक किसका है, भारत सरकार का है। तो आरबीआई जो भी मुनाफा कमाती है उसका कुछ परसेंट उसको सरकार को देना पड़ता है, तो वो भी हम कहाँ गिनेंगे, नॉन टैक्स रिसीप्ट में। ठीक है। एंड जो भी इनकम आती है भारत सरकार की गुड्स एंड सर्विस को बेचकर, वो भी नॉन टैक्स रिसीप्ट में आएगी। जैसे कि वो रेलवे की टिकट्स बेचती है, हालांकि रेलवे घाटे पे रहता है, बट अगर कोई इनकम होगी तो वो नॉन टैक्स रिसीप्ट में यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट में जाएगी। एंड डोनेशंस जो यूनियन रिसीव करता है वो भी नॉन टैक्स रिसीप्ट में गिने जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स क्लियर हुए हैं आपको? थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट आराम से आप थोड़ा 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो ये सारी फैक्चुअल चीजें, ये सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is not a part of the development expenditure undertaken by the government of India? A, the grants provided to state government. B, the expenditure towards providing community and social services. C, the expenditure towards providing economic services. D, the expenditure as a part of the defense budget. इन चारों में से कौन सा एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर नहीं है, जो कि डेवलपमेंट में गिना जाए? The correct answer is the expenditure as a part of the defense budget. Question number 20. Which of the following is the definition of a budget deficit? Budget deficit का सबसे सटीक definition इन चारों में से क्या है? Option A, excess of the total expenditure over the total receipt minus interest payments and borrowings. B, excess of total expenditure over the total receipt minus borrowings. C, excess of the revenue expenditure over the revenue receipts. D, excess of the total expenditure over the total receipt. इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ध्यान से देखो, मैं आपको 10 सेकंड का विंडो देता हूं, 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसको अच्छे से पढ़ लो ऑप्शंस को, एंड देन इसका आंसर चूज करना, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स वर्डिंग है इधर। देखो आपको ऑप्शंस को ध्यान से देखो। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट, यानी कि
जितना भी सरकार जो है कमा रही है उससे कितना ज्यादा वो खर्च कर रही है, उसे हम कहेंगे बजट डेफिसिट। आ रही है बात आपको समझ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल बजट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो इन चारों में से क्या एक कैपिटल बजट का पार्ट है? ऑप्शन ए, लोन्स प्रोवाइडेड टू फॉरेन गवर्नमेंट्स, B, financial assistance provided by institutions like the World Bank and International Monetary Fund, C, expenditure made towards acquiring of foreign aircrafts, D, all of the above. So the correct answer is option D, all of the above. ये सारे क्या है? कैपिटल बजट का पार्ट है। ठीक है, ये दो जो चीज है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, एंड ये जो है बी वाला ये कैपिटल रिसीप्ट का पार्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following describes the correct scenario if the government of India fails to pass the budget? अगर भारत सरकार बजट पास करने में फेल हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव रिजाइन एंड द गवर्नमेंट फॉल्स डाउन। सो जो पूरा का पूरा मंत्री परिषद है उसको रिजाइन करना पड़ेगा एंड जो सरकार है वो गिर जाएगी। बी, द फाइनेंस मिनिस्टर रिक्वेस्ट द स्पीकर ऑफ द हाउस फॉर एक्स्ट्रा टाइम टू पास द बजट। जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो वित्त मंत्री है, वो स्पीकर हैं जो सदन के, उनसे एक्स्ट्रा टाइम मांगेंगे बजट पास करने के लिए। एंड सी, जो बजट लास्ट ईयर का होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा। एंड डी, नन ऑफ द अबव। सो क्या होगा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल हो जाए बजट को पास करने में? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि जो पूरी की पूरी मंत्री परिषद है उसको रिजाइन करना पड़ेगा एंड जो सरकार है वो गिर जाएगी, क्योंकि जो बजट है ना वो एक तरीके का मनी बिल है, एंड मनी बिल अगर सरकार पास नहीं करवा पा रही है इसका मतलब है कि सरकार जो है उसका मतलब हाउस जो है, जो पार्लियामेंट है, उसका कॉन्फिडेंस सरकार में नहीं है, उसकी मेजोरिटी नहीं है, एंड दिस इज व्हाई द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड टू रिजाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हु प्रेजेंटेड फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रेजेंट किया था? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, आर के शनमुखम शेट्टी, सी डी देशमुख, डी, बी आर अम्बेडकर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर के शनमुखम शेट्टी। He was the one who presented the first budget of independent India. Question number 24, the fiscal policy in which spending is greater than taxation, it is called, यानी कि एक ऐसी फिजिकल पॉलिसी जहां गवर्नमेंट अपनी कमाई से ज्यादा स्पेंड कर रही है, अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रही है, तो ऐसी फिजिकल पॉलिसी को आप क्या बोलोगे? ऑप्शन ए, न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी, बी, एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी, सी, कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, डी, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी। जब कभी गवर्नमेंट अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रही है तो ऐसी फिजिकल पॉलिसी को बोलोगे एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी। सो ये फिजिकल पॉलिसी के टाइप्स हैं। फिजिकल पॉलिसी तीन तरह की होती है। एक होती है न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी, यहाँ क्या होता है जितना सरकार कमा रही है उतना ही सरकार खर्च कर रही है। फिर सेकेंड है एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी, यहाँ सरकार अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रही है। थर्ड है कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, यहाँ क्या होता है सरकार जितना कमा रही है उससे कम वो खर्च कर रही है, यानी कि वो अपने रिजर्व्स मेंटेन करने में ज्यादा ध्यान दे रही है, खर्च करने में कम। सो ये तीन तरह की फिजिकल पॉलिसी होती है इन जनरल। सो इन जनरल तीन तरीके की फिजिकल पॉलिसी है, इनके बारे में आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 25 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। सो एक थोड़ा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर? यानी जो वित्तीय वर्ष होता है उसका ड्यूरेशन क्या होता है? ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, बी, 1 अप्रैल से 30 मार्च, सी, 1 जनवरी से 30 दिसंबर, एंड इनमें से कोई भी नहीं। सो जो भी आंसर है वो आप हमें कमेंट करके बताइए। बेसिकली पूछ क्या रहा है कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब का होता है। सो फाइनली आज की क्लास हमारी एंड हुई एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल पॉलिसी वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज एक बार और अच्छे से पढ़ लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो एंड क्रैक इट। थैंक्स।